Hello and welcome to Aspire Adda. Hello and welcome to Studied about Aspire Adda. the types of cells on the basis of nature of nucleus कि नेचर क्या है न्यूक्लियस का। उसके बेसिस पर हमने पढ़ा था कि दो टाइप के सेल्स होते हैं हमारे पास, एक प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। आज के टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल मेनली। तो आप ये देखोगे मेरे पास यहाँ पे एक डायग्राम मैंने बनाई है, वेल डिफाइंड डायग्राम प्रोकैरियोटिक सेल की, जिसमें मैं ये दिखाई दे रहा है आपको कि बाहर की ओर एक ये लेयर बनी है, इसे हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स लेयर। अंदर की ओर एक ब्लू कलर की लेयर से हम बोलते हैं सेल वॉल, और बिल्कुल अंदर की ओर एक क्या है, ब्लैक कलर की लेयर से हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मेनली ये बेसिकली जो थ्री जो लेयर्स हैं ये बनाती हैं क्या, ये बनाती हैं सेल एनवेलप, ये सेल एनवेलप बनाती हैं। ओके, आप देखोगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है किसकी, बैक्टीरियल सेल की जो है वो सेमी परमिएबल नेचर की होती है। सेल वॉल जो है वो रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, और आउटर वो जो लेयर है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, इसके डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल जो है ये बना हुआ है किससे, प्रोकैरियोटिक सेल जो है बना दो ग्रीक वर्ड से, प्रो एंड कैरियन। प्रो का मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो वो सभी सेल्स जिनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव है, और सिंपल आप कह सकते हैं कि वो सभी सेल्स जिनमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, उसके बाहर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। ठीक है, अब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, इसकी वजह से क्या, उनका न्यूक्लियस डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में होता है, इसलिए उनके न्यूक्लियस को हम बोलते हैं जीनोफोर और न्यूक्लियोइड। ठीक है, अब हम मेन बात करते हैं कि कौन से ऐसे सेल्स हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और सिंपल बोलेंगे कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें हमारे पास पहले आते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये सभी सेल्स वो सेल्स हैं जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, विच रिप्रेजेंट्स द प्रोकैरियोटिक सेल्स। मेनली जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं जनरली स्मॉल साइज के होते हैं, एंड ये मल्टीप्लाई करते हैं रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल से। यूकैरियोटिक सेल से ज़्यादा जल्दी ये रैपिडली मल्टीप्लाई करने की कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है, एक बार फिर से आप डायग्राम देख लो। आप देखोगे यहाँ पे मैंने कुछ ये ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं फ्लैजेला। ये मेनली प्रोकैरियोटिक सेल को मूवमेंट प्रोवाइड करने के काम आते हैं। ठीक है, अब साथ में देखो ये रेड कलर के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं आपको ऐसे, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं फिम्ब्राई। क्या बोलते हैं, सॉरी, पिल्लाई। पिल्लाई का काम सिर्फ इतना सारा होता है कि ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है जब एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के साथ अटैच होता है, जब इन्होंने क्या करना है, आपके अपने बीच का जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए फाइनली ये जो पिल्लाई हैं ये ब्रिज की तरह काम करती हैं, सो दैट इसके बीच में क्या हो रहा है, एक सेल से दूसरे सेल में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र हो। ओके, अगर हम नीचे की ओर मूव करते हैं तो हमारे पास आप मेन बात करते हैं कि भाई कैसा साइज़ होता है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स का। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है ये इनके साइज़ जो है, शेप और साइज़ दोनों के दोनों ग्रेटली वेरी करते हैं। फोर बेसिक जो शेप्स होती हैं बैक्टीरिया की, उसमें पहला आता है बेसिलस, दूसरा कोकस, तीसरा विब्रो, फोर्थ फोर्थ आ गया स्पाइरलम। ठीक है, बेसिलस का मतलब होता है रॉड लाइक, कोकस का मतलब होता है स्फेरिकल, विब्रो का मतलब कॉमन शेप्ड, एंड स्पाइरलम का मतलब स्पाइरल शेप। ठीक है, आप ये देखोगे बेसिलस की शेप मैंने बनाई है रॉड शेप, एक हो गया। कोकस की शेप मैंने स्फेरिकल बनाई हुई है। विब्रो की मैंने एक कॉमा शेप बनाई, लाइक दिस, आप ऐसे कह सकते हैं ये कॉमा शेप। एंड फाइनली स्पाइरलम जो है वो कैसा दिखाई देता है आपको, लाइक दिस, ऐसा, लाइक लाइक दिस, दिस वन, लाइक दिस। ठीक है, आगे बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की कि प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनाइजेशन क्या है। सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल इसमें जो है वेल डेवलप्ड सेल वॉल होती है हर एक प्रोकैरियोटिक सेल में, एक्सेप्ट हमारे पास जो माइकोप्लाज्मा है इसमें सेल वॉल नहीं होती है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विच वन ऑफ द सेल पोजेसेस सेल वॉल, नीचे आंसर दिया होगा माइकोप्लाज्मा भी। तो एंड में क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देते हैं कि चूज द इनकरेक्ट वन, तो आपको इनकरेक्ट वन को चूज करने का मतलब माइकोप्लाज्मा जो है इसमें सेल वॉल नहीं होती। साइटोप्लाज्म जो होता है वो भी प्रेजेंट होता है। आप देखोगे सेल के बीच में एक क्या है, फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो ये किस में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है और यूकैरियोटिक सेल में भी होता है। आगे की ओर बात करें तो न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो नहीं होता भाई इनमें। क्यों, क्योंकि बाहर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। इनका जेनेटिक मटेरियल बेसिकली नेकेड होता है, और उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। इसीलिए इसके न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, जीनोफोर भी बोलते हैं और न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं।
मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि जो हमारे पास क्या है प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें न्यूक्लियस डायरेक्टली कहाँ है साइटोप्लाज्म में है। इसका मतलब क्या होगा, उसकी ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन एक साथ हो रही है, मतलब डीएनए से आरएनए, डीएनए से आरएनए एंड देन आरएनए से प्रोटीन, वो एक साथ बनेगी। कहाँ बनेगी, कहाँ पर, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन साइमल्टेनियसली कहाँ बनेगी, साइटोप्लाज्म में। ओके। इन एडिशन टू जेनेटिक डीएनए जो कैसा है, सिंगल क्रोमोसोम का बना हुआ और सर्कुलर डीएनए है। उसके साथ साथ क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। ठीक है। अब पढ़ेंगे प्लाज्मिड की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। एक सच ऐसी प्रॉपर्टीज की है कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। आप सभी जानते हैं जब भी किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो फाइनली क्या किया जाता है, उसको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। तो वो एंटीबायोटिक्स जो होती हैं बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती हैं, पर वो बैक्टीरिया जिसमें प्लाज्मिड प्रेजेंट है वो क्या करता है, उन एंटीबायोटिक्स से इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, सो दैट ये बैक्टीरिया लॉन्ग टाइम तक जो है बॉडी के अंदर सर्वाइव कर सके। ठीक है। दूसरा फंक्शन होता है कि हम जब एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जीन्स को ट्रांसफ़र करना होता है तो इन जीन को ट्रांसफ़र डायरेक्टली नहीं किया जाता है। वो तो मैंने आपको बताया कि पिल्लाई ये ब्रिज की तरह काम करता है। लेकिन जो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड क्या करता है, इसके डीएनए के साथ इंटीग्रेट करता है और फिर प्लाज्मिड मूव करता है वाया पिल्लाई इनटू दी नेक्स्ट बैक्टीरियल डीएनए और वहाँ जाके उसके क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाता है। तो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में भी किसका हेल्प रोल होता है, प्लाज्मिड्स का रोल होता है। ऑर्गेनेलीज की बात करें तो सिर्फ राइबोसोम ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है, बाकी एज सच जो सारी ऑर्गेनेली लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी क्या होती हैं एंड क्लोरोप्लास्ट, ये सभी एब्सेंट होती हैं किसमें, प्रोकैरियोट्स में। नोट रखना है याद आपको कि जो हमारे प्रोकैरियोट्स में एक स्पेशल फीचर उसको बोलते हैं मेसोसोम्स। क्या है, प्रोकैरियोटिक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ क्या है, थोड़ी बहुत बेंड हो जाती है और ये मेसोसोम जो होता है इसको इनफोल्डिंग बोली जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। मेनली ये किसमें रिच, ये इट इज़ रिच इन एंजाइम्स जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लाइक सेल्यूलर रेस्पायरेशन परफॉर्म करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, एक्सक्रीशन ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स में हेल्प करते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं और मेनली सरफेस एरिया जो है बैक्टीरिया सेल का इंक्रीज करते हैं। तो इसका मतलब क्या आ गया, जो आउटर लेयर ग्लाइकोकैलिक्स की है वो भी कौन सिक्रीट कर रहा है, वो भी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अंदर क्या प्रेजेंट है, मीसोसोम, ये सिक्रीट करता है। ओके। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सेल एनवेलप। सेल एनवेलप किसका बना होता है भाई, सेल मोस्ट ऑफ दी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनका सेल एनवेलप जो है बहुत क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। सेल एनवेलप जो है वो तीन चीज़ों से बना होता है, आउटर ग्लाइकोकैलिक्स, इनर सेल वॉल एंड उसके अंदर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तीनों की तीनों मिलके क्या बनाती हैं, सिंगल प्रोटेक्टिव लेयर, जिससे वह अपने आप को एक प्रोकैरियोटिक सेल जो है प्रिवेंट करता है किसी इन्फेक्शन से। अब हम बात करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स की। तो ग्लाइकोकैलिक्स की बात करोगे तो एक कॉम्पोजिशन किससे बना होता है, ये प्रोटियोग्लाइकन से बना हुआ है, ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ है एंड ग्लाइकोलिपिड से बना हुआ है। इसका मतलब ग्लाइकोकैलिक्स की कॉम्पोजिशन ये तीन हो गए। ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स जो है प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो वेरी करती है। आप सिंपल ग्लाइकोकैलिक्स की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि भाई ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है पॉलीसेकेराइड्स का, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड। ठीक है। तो जिस जगह पे ग्लाइकोकैलिक्स जो है सेल के बाहरी साइड लूजली अरेंज है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम स्लाइम लेयर बोलते हैं। और जिस जगह पे ग्लाइकोकैलिक्स जो थिक और टफ है सेल वॉल के बाहरली साइड, उसे हम बोलते हैं कैप्सूल। मेनली कैप्सूल जो है हेल्प करता है किसमें, टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम फैगोसाइटोसिस। कैप्सूल का सिर्फ इतना सारा काम होता है कि बैक्टीरिया को कोई फैगोसाइटोस ना करते, मतलब खा ना ले। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, एक सेल बड़ा ये बैक्टीरिया है, इसको ये खा ना ले, एंगल्फ ना कर ले और अपनी बॉडी के अंदर ना ले आए, इसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। तो उससे प्रिवेंट कौन करता है इसको, कैप्सूल। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्लाइम लेयर। जब ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो क्या हुआ, थिन और लूजली अरेंज होगी सेल वॉल के बाहरी साइड, उसको हम बोलते हैं स्लाइम लेयर बोलते हैं। ये मेनली किस में हेल्प करती है, टू प्रिवेंट द सेल फ्रॉम डाइंग आउट, सेल को मरने से बचाती है, उसको न्यूट्रिएंट ट्रैप करके देती है और एज वेल एज ये हेल्प करती है कि सेल जो है किसी के साथ स्टिक कर सके। फॉर एग्जाम्पल जब दो सेल्स ने क्या करना है, जो दो सेल्स ने अपना जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करना है, तो पहले इसके बाहर से जो स्लाइम लेयर होती है इन दोनों के बाहर से, ये स्लाइम लेयर ये एक दूसरे के साथ अडहर होती है, चिपकती है। उसके बाद पिल्लाई का कनेक्शन बनता है जो ब्रिज की तरह काम करता है एंड फिर उसके बाद प्लाज्मिड जो होता है इसके डीएनए को उठा के दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करता है।
ओके, आप देखते हैं जो प्लेग, जो वाइट कलर का, येलोइश कलर का जो क्या है, एक स्क्रीशन सी मतलब लेयर सी बन जाती है दांतों के ऊपर से, वो किसकी वजह से बनती है? स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट की वजह से बनती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब हम खाना खाते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, ब्रश ना करें, तो टीथ के ऊपर एक प्लेग डेवलप होता है, वो बैक्टीरिया की वजह से डेवलप होता है, और बैक्टीरिया मेनली जो है उसमें ग्लाइकोलिसिस कर रहा होता है। तो जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, पेस्ट का यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं। टूथपेस्ट में क्या ऐसी चीज़ है भाई जो इस प्ले को रिमूव करती है? दैट इज़ फ्लोराइड, FLUORID, फ्लोराइड। वो फ्लोराइड क्या करता है, आप देख सकते हो अपने घर पे टूथपेस्ट पे फ्लोराइड लिखा होगा। वो फ्लोराइड आपके दांतों के ऊपर से जो प्लेग है इसको हटाने में काम करता है। तो अगर ये प्लेग बना रहा तो थोड़ी देर के बाद आपके दांत जो है वो सड़ भी जाएंगे। इसलिए ब्रश योर टीथ ट्वाइस इन अ डे। ओके, सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल जो है प्रोवाइड शेप टू द सेल। पहली बात इसका काम होता है शेप प्रोवाइड करना। दूसरी बात स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, सो दैट जो हमारे पास सेल है वो कहीं बर्स्ट और कोलैप्स ना कर जाए। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सिलेक्टिवली परमिएबल नेचर की होती है और ये इंटरेक्ट करती है विद आउटसाइड वर्ल्ड के साथ। नोट रखेंगे आप कुछ यार, कि कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे भी होते हैं लाइक साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम बोलते हैं। इसमें जो मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन होती है साइटोप्लाज्म में उसको हम बोलते हैं क्रोमेटोफोर। इसमें मिजोसोम नहीं होता, इसमें होता है क्रोमेटोफोर, जो मेनली कंटेन करता है पिगमेंट, जिसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, इसके बाद आता है हमारे पास बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल जो है मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल भी हो सकता है। अगर तो वो मोटाइल हुआ तो उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, और फ्लैजिला बना है बेस, हुक और फिलामेंट से बना हुआ है। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाई हुई है। ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये बिल्कुल जो ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाहर से एक और लेयर कौन सी आ गई, सेल वॉल। ये सेल वॉल की आउटर लेयर, तो इसका मतलब हमारा जो फ्लैजेला है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है और फाइनली बाहर तक एक्सटेंड करता है। और ये आता है उसके बाद हुक रीजन, और उसके बाहर से आती है फिलामेंट रीजन। फिलामेंट रीजन जो होती है वो कुछ प्रोटीन से बना जिसको बोलते हैं फ्लैजेलिन, फ्लैजेलिन प्रोटीन बोलते हैं। और सिंपल फ्लैजेलिन सब यूनिट्स आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं, फिलामेंट। ओके, लास्ट में देखो आप देखते हैं इसके साथ कि फ्लैजिला के साथ साथ इसमें पिलाई और फिम्ब्राई भी प्रेजेंट होते हैं। पिलाई का काम मेनली क्या होता है, वो पिलिन प्रोटीन से बनी होती है और उसका काम होता है कंजुगेशन, मतलब दो बैक्टीरिया जब आपस में यूनाइट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे तो वो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने के काम आते हैं। फिम्ब्राई जो होती है दे हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ द बैक्टीरिया टू द रॉक्स। वो बैक्टीरिया को रॉक्स से अटैच करने में हेल्प करती हैं, एज वेल एज होस्ट टिश्यू से अटैच करने में हेल्प करती हैं। थैंक यू सो मच, होप यू विल लाइक दिस वीडियो। एंड उसके बाद कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। कमेंट करना ज़रूरी है बिकॉज उसी पे डिपेंड करता है कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टाइप की बना के हम दें। थैंक यू वेरी मच। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.